ये है एंटार्क्टिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हों, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हों, एंटार्क्टिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। एंटार्क्टिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी तरह एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 साल से बहुत से कंट्रीज एंटार्क्टिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंटार्क्टिका का ये मैप देखें। इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी एंटार्क्टिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंटार्क्टिका की कुछ मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि एंटार्क्टिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानती हैं और इसीलिए वो एंटार्क्टिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। एंटार्क्टिका किसने डिस्कवर किया? डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि एंटार्क्टिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन एंटार्क्टिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें यह कहा गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन आइलैंड्स पर रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में एंटार्क्टिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो एंटार्क्टिक सर्कल क्रॉस करके इधर एंटार्क्टिका के पास पहुंचा। लेकिन वो अभी एंटार्क्टिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे एंटार्क्टिका तो नजर नहीं आया, मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग्स जरूर नजर आए और समुद्र के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान यहाँ तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने एंटार्क्टिका डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था और इसीलिए एक्सप्लोरेशंस उरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन वॉन बेलिंग्सहाउसन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ सदर्न ओशन में पहुंचकर एंटार्क्टिका को बहुत करीब से देखा। गो के उसने एंटार्क्टिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने एंटार्क्टिका को देखा था। फिर 1900 से 1920s के बीच बहुत से एक्सप्लोरर्स ने एंटार्क्टिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ एंटार्क्टिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इन सब की मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग्स भी गिराए ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर एंटार्क्टिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में एंटार्क्टिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि करीबन 90 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। एंटार्क्टिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह एंटार्क्टिका पर एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर्स को बहुत सालों तक पजल किए रखा, वो ये खूनी चश्मे हैं। मैकमर्डो की वैली में ये वाटरफॉल ऐसे है जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो, मगर हाल ही में साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आता था, जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी चश्मे में
आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज होता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। एंटार्क्टिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन स्पेस शिप्स भी देखी गई हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर एंटार्क्टिका में बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स जहाँ इन्हें एलियन यूएफओज कहते रहे, वहीं बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के नजदीक ये अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के सीक्रेट एयर ऑपरेशंस हैं जो वो एंटार्क्टिका में कर रहे हैं। और यहीं पर आता है एंटार्क्टिका का वो हिडन पॉलिटिकल फ्रंट जिससे बहुत कम लोग अवेयर हैं। जहाँ बाकी पूरी दुनिया दूसरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है, वहीं अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन अग्रेसिवली एंटार्क्टिका पर एक्सपेडिशंस भेज रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो वहाँ अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन सेटअप किए हैं। 1959 की एंटार्क्टिक ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री एंटार्क्टिका में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है, बस उसे इन स्टडीज का रिजल्ट सब कंट्रीज के साथ शेयर करना होंगे। 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में ये डिस्कवरी सामने आई कि एंटार्क्टिका में 500 बिलियन बैरल्स के नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं, लेकिन चाइना और ये दूसरे कंट्रीज इस ऑयल और गैस के लिए एंटार्क्टिका में इंटरेस्टेड नहीं है। बल्कि हाल ही में एंटार्क्टिका में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में नियोडिमियम, प्रेसियोडिमियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं और क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है, तो इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार्स और आयन बैटरीज ही अब फ्यूचर हैं और फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये रेस ही इन सुपर पावर्स को एंटार्क्टिका की बर्फ और तूफानों में ले आई है। एंटार्क्टिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी ये सदर्न ओशंस है। दुनिया के खतरनाक तरीन समुद्रों में सदर्न ओशन का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये सदर्न ओशन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ भी मिलता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक दुनिया का 15% कार्बन एमिशन सदर्न ओशन एब्जॉर्ब करता है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने से बहुत से खजाने अब बाहर आ रहे हैं जिन समुद्रों में कभी इंसान जाने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत जल्द वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स बनने वाले हैं। एंटार्क्टिका पर अब भी बहुत सी स्टडीज चल रही हैं और हु नोज कि आने वाले टाइम में और क्या मिस्टीरियस चीजें एंटार्क्टिका के बारे में डिस्कवर होंगी। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।